नमस्कार, बंसल न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि बंसल हॉस्पिटल में न्यूरो फिजिशियन है। और डॉक्टर पंकज का आज हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो जैसा कि हम आपको आज बताने वाले हैं वो है कमर दर्द। जी हाँ, आज कमर दर्द के बारे में बात होगी और उसके उपचार के बारे में भी। अगर आपकी भी इससे से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल कीजिए और आप भी डॉक्टर पंकज से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, आप नंबर्स को नोट करते रहिए। और चलिए, आज जैसा कि हम कमर दर्द के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, अभी भी सर्दी का मौसम भी गुजरा है। लोगों को अक्सर सर्दी के मौसम में ज़्यादा कमर दर्द होता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना आम है और ये किन लोगों को होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, कमर दर्द बहुत ही आम है। लगभग हर 3 में से 1 आदमी को हर कुछ दिनों में सर में दर्द होता कमर में दर्द होता रहता है। तो अगर एक 100 लोगों को आप उठाएं और उनको पूछें कि भाई कितना कॉमन है, तो 85% लोग बोलेंगे कि हमने कभी ना कभी बहुत ख़राब तरीके का कमर दर्द सहा है। कमर दर्द लगभग आज की डेट में हर 3 में से 1 आदमी को होता है और अगर पूरे उनके जीवन में देखा जाएगा तो लगभग 85% लोग कमर दर्द से कभी ना कभी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत आम है। दूसरा, लेडीज़ में, यंग लेडीज़ में अगर कंपेयर किया जाए, यंग में देखा जाए तो लेडीज़ में कॉमन है एज़ कंपेयर टू जेंट्स, और उम्र के साथ ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों में कॉमन होने लगता है, क्योंकि कुछ एज के साथ हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगते हैं, जिससे ये कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो चलिए, आप भी हमें कॉल कीजिए अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं और सालों से ये झेल रहे हैं, तो उससे कम करने का वक्त हो गया है। इस मंच के जरिए आपको तमाम जो है इलाज या उपचार या जो निदान करने के तरीके हो सकते हैं वो आज हम बताएंगे। तो अब डॉक्टर पंकज से जानते हैं कि कमर दर्द के क्या कारण होते हैं, क्या बताएंगे आप? जी, पिछले सवाल से मैं एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा कि कमर दर्द जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमर दर्द से ग्रसित होने लग गए हैं। अगर पहले हम इसको यूजुअली हम समझते थे कि ये एल्डरलीज या उम्र दराज लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन अब यंग लोग भी काफ़ी ज़्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। तो उनमें जो इस सवाल में आपने पूछा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, तो वो है हमारी चेंज होती हुई लाइफस्टाइल। अब हम लोगों के काम ज़्यादा से ज़्यादा अब कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। हम ऑफिस में ज़्यादा काम करने लग गए हैं, घर के बाहर निकलने वाले काम कम होते चले गए हैं और पिछले 2 सालों में वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो लोग अब घर पे बैठे बैठे लंबे समय तक अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ये एक एबनॉर्मल पोस्चर जब हम कर लेते हैं या काफ़ी देर तक बिना ब्रेक लिए हम काम करते रहते हैं, तो हमको बैक एक्स स्पेशली एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से डेवलप होता है। इसके बाद अब हमारी लाइफस्टाइल में हम गाड़ी भी चलाते हैं और हम बाइक्स भी चलाते हैं, इन चीज़ों की वजह से भी हमारे रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ता है। तो हमको चाहिए कि खड्डे वाली चीज़ों को अवॉइड करें, इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये कारण हो गया जो अभी अभी आ रहे हैं। इसके अलावा उम्र के साथ हमारे रीढ़ की हड्डी में कुछ चेंजेस होते चले जाते हैं। ये हड्डी के चेंजेस हमारे डिस्क में भी होते हैं, हमारे जो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स हैं उनके बीच में भी होते हैं, उसके अगल बगल होने वाले चलने वाले लिगामेंट्स और टेंडन्स की भी होते हैं। तो ये सारी एज की प्रॉब्लम की वजह से इनमें चेंजेस होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कमर दर्द बैठ जाता है। इसके अलावा जो अनकॉमन कारण है, मतलब जो यूजुअली नॉर्मल से अलग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको इंजरी हो गई, आपने कोई सामान उठाया अचानक और आपकी रीढ़ की हड्डी में चटक गई, वहाँ पे कोई नस दब गई, उसकी वजह से कमर दर्द हो जाता है और ये लंबे समय तक चल सकता है। फिर अगर आपको कमर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या वहाँ पे कोई गांठ हो गई है, वहाँ पे टीबी हो गई है, इस तरीके भी कुछ कारण है जो कि हमको कमर दर्द करा सकते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके इन्हीं लक्षणों को एग्जामिन करता है, सुनता है और फिर प्लान करता है कि आपको किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए, अब डॉक्टर पंकज से अब ये भी जानते हैं कि कमर दर्द की अगर ये बीमारी है, अगर कोई सीवियर कंडीशन की तरफ ये जा रहा है, तो इसके और क्या लक्षण हो सकते हैं? डॉक्टर पंकज, इसके बारे में भी कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताइए। जी, आपको हुआ क्या है? कमर दर्द तो एक लक्षण है डेफिनेटली, और
कई सारी चीज़ें जो होती हैं और भी लक्षणों को अगर हम मिलाएं तो हम बीमारी को सही पकड़ पाते हैं। तो मान लीजिए किसी को कमर में दर्द के साथ साथ गर्दन में भी दर्द है, या कमर में दर्द के साथ साथ हमारे हाथों में की छोटी उंगलियों में भी दर्द है, तो ये उसके एसोसिएटेड लक्षण हो सकते हैं। कई बार कमर दर्द जो सडन हुआ है, जैसे मैंने कोई सामान उठाया, सामान उठाने के बाद मेरे को कमर में दर्द बैठ गया लेकिन मैं पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर हमको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, अब इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, रीढ़ की हड्डी ने कहीं ना कहीं जाके इनकी नसों को दबा दिया है, जो पेशाब का या टॉयलेट का कंट्रोल करती थी। तो अगर आपको इनके साथ साथ कमर दर्द के साथ साथ क्या लक्षण हैं वो डॉक्टर सुनता है और पूछता है, अगर उनमें से कुछ पॉजिटिव आता है तो आपकी बीमारी को जल्दी पकड़ता है। तो उनमें से सबसे कॉमन है कि आपको गर्दन दर्द के साथ कमर दर्द के साथ क्या गर्दन का दर्द भी है, आपको कमर दर्द के साथ आपके उंगलियों में दर्द है कि नहीं है, आपको चलने में प्रॉब्लम अगर है तो वो कितनी है, आपके चलने में प्रॉब्लम एक पैर की वजह से हो रही है या दो पैर की वजह से हो रही है, तो मतलब चलने की प्रॉब्लम। कई बार आपको दर्द जो होता है सिर्फ कमर में नहीं रहता, कमर दर्द के साथ साथ एक पैर में नीचे की तरफ जाने लगता है या कभी कभी दोनों पैरों में जाने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर तक चलोगे, फिर आपको रुकना पड़ जाएगा, आराम करना पड़ेगा, फिर आगे चलोगे, फिर रुकना पड़ जाएगा, और ये जो दूरी है चलने वाली ये कम होती चली जाती है। तो इस तरीके से कमर दर्द के साथ साथ बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जिसको हम सुनते हैं। कई बार अगर ये इन्फेक्शन की वजह से है तो बुखार आना या वजन कम होना, भूख कम लगना, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी क्या है, कमर दर्द उससे रिलेटेड क्या है, कितना ख़राब है, और उसके साथ एसोसिएटेड लक्षण क्या हैं जो मैंने बताया, इनको हमको ढूंढना रहता है। इनके अगर ये हैं तो हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे कमर में दर्द होता है तो हम कोई भी पेन ऑइंटमेंट लगा लेते हैं या पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन उससे रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन हम ये कैसे तय करें कि अब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? इसके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? जी, तो जो मोस्ट कॉमन कारण हम देखते हैं कि कमर दर्द का है वो है एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से। कभी आप जब आप लेटे थे तो सही से लेटे नहीं हो, या फिर आप काफ़ी लंबा ड्राइव करके आए हो, कभी किसी खड्डे में गाड़ी चली गई है तो आपको उसके बाद दर्द हो गया। तो ये यूजुअली पेन अगर सिर्फ अचानक शुरू हुए, धीरे धीरे शुरू हुए हैं, या कभी थोड़ी देर के लिए हुए और भाई एक दो दिन में कम होने लग गए हैं, तो हमको यूजुअली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजुअली मसल स्पाज़म या अकड़न, मसल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रीढ़ की हड्डी के बगल में है, उसकी वजह से हुई है। तो ये साधारण पेन किलर्स आप मार्केट से जो मिल जाते हैं उनको लेके 2-3 दिन 4 दिन में अगर आराम हो जाए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये दर्द इतना सीवियर है कि आप उठ बैठ नहीं पा रहे हो, अगर इतना सीवियर है कि ये दर्द पैरों में जा रहा है, या आपके लैट्रिन पेशाब के साथ प्रॉब्लम आ गई, वो रुक गई है, अब आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कोई दाग धब्बे निशान आ गए हैं, अगर ये सारे लक्षण हो गए हैं तो आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डी के पास कोई सूजन आ गई है, मतलब कहीं वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपका दर्द लगातार कई हफ्तों से बना हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके साथ वजन कम हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इनको हम रेड फ्लैग बोलते हैं। अगर आपके पास अगर आपके कमर दर्द के साथ ये सारे लक्षण हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं, वो उनको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। और चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। सागर से हमें सबसे पहले कॉल किया है सुरेश जी ने, उनसे हम बात करेंगे। सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए और फोन से सवाल पूछिए। सुरेश जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्ते, बताइए सुरेश जी। सर, हमारे कमर के नीचे जो है गुटिया टाइप की हुई, एक बार ट्रेन से गिर गया था। आप दोबारा सवाल दोहराइए, बिल्कुल जोर से बोलिए। हाँ जी, जोर से बोलिए, आवाज बहुत कम है। हमारे एक बार ट्रेन से गिर गए थे सर। हाँ। तो कमर के नीचे जो रीढ़ की हड्डी रहती ना, हाँ, उसके नीचे एक क्रैक माने गुटिया से निकल गया। ठीक है। तो मैंने सागर मेडिकल में एक्सरे करवाया था, लेकिन उन्होंने एक्सरे तो दिया नहीं। अब वो समझ में नहीं आ रही कि मान लिया टूट गई है क्या। हाँ, तो ये कब की बात है? ये तो सर कम से कम 2-3 साल हो गए। अच्छा, और अभी उससे क्या तकलीफ हो रही है? कभी कभार दर्द उठता है, जैसे मान लीजिए ठंड पड़ जाए ज्यादा या कुछ ऐसा, बाद ही खा लेंगे तो। ठीक है,
तो आपका जो उस समय चोट लगी है वो लाइकली बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। अगर आप चल फिर पा रहे हैं, आपका दर्द कई समय तक हमेशा नहीं रहता है, तो वो आपकी मसल में कहीं चोट लगी है, उसमें अकड़न हो जा रही है, स्पेशली जो ठंडियों में बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है इसके लिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक बार और बड़े मेडिकल से लेके खाना सही नहीं रहेगा, किसी डॉक्टर को भी दिखाएं। एक बार वो एग्जामिन कर लेगा कि प्रॉब्लम कोई ज़्यादा तो नहीं है, और अगर उसके लिए कोई रेगुलर दवाई की ज़रूरत है या बस बीच बीच में कभी कभी जब आपको तकलीफ़ होती है तभी लेने की ज़रूरत है, या आपको कोई स्कैन की ज़रूरत है, कोई जांचें करने की ज़रूरत है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं लग रही। जब तकलीफ़ हो, अगर आपने बीच में 1-2 दिन कोई पेन किलर लेने से आराम हो जाता है तो वो किया जा सकता है। चलिए, भोपाल से एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, भूषण जी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। भूषण जी, सवाल पूछिए। सर 15-20 दिन से पीठ में सुबह और शाम जकड़न सी हो जाती है सर, और बड़ी दुखती है। ठीक है। तो ये इसके साथ अगर आपको भूषण जी कोई और लक्षण नहीं है, जैसे कि आपको ये इतना सीवियर नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है, अगर एक जगह नहीं है, पूरे जकड़न टाइप का ज़्यादा है वो दर्द, तो यूजुअली आपके कोई पोस्चर चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हुई होगी। इसके लिए आप चाहिए कि एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और कुछ सिकाई कराएं, कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे वो करें। अगर इनसे नहीं ठीक होता है तो फिर आप आके डॉक्टर से मिलें। चलिए, हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि कमर दर्द की क्या वजह होती है और किन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन बात अगर करें रोकथाम की तो फिर क्या करें? डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप? जी, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल की लाइफस्टाइल में, चेंजिंग लाइफस्टाइल में, कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल रखें। अब जैसे हमको चाहिए कि जब हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, हम अगर आपका काम ज़्यादा बैठने वाला है, तो जब आपके पास काम नहीं है तो एटलीस्ट सुबह या शाम अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दें, अपना वजन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, हेल्दी खाना खाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आप घंटों तक नहीं उठ पा रहे हैं, तो फिर आप बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, और कोशिश करें कि आप बेस्ट पोस्चर के साथ बैठें। ऐसे झुक के नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, जिससे कि आपको ये कमर दर्द की प्रॉब्लम्स डेवलप ही ना हो, और अगर हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो सबसे पहले तो रोकथाम के लिए हमें ये करना है। उसके बाद हमको चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना खाएं, और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती चली जा रही है, तो विटामिन डी मतलब धूप में रहना, जो हम यूजुअली नहीं कर पाते, तो विटामिन डी की कुछ टेस्ट करा के बीच बीच में अगर गोलियों की ज़रूरत है तो वो लेते रहें। ये रोकथाम के लिए हमको करते रहना है, यही आपकी कमर दर्द को प्रिवेंट करेगा। डॉक्टर पंकज, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप लिविंग स्टाइल की बार बार बात कर रहे हैं, तो हमारा वर्किंग कल्चर तो बेशक है कि हमें ऐसे बैठना पड़ता है, 9 घंटे और 8 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। इसके अलावा लोग जिम करते हैं, वहाँ जिमिंग के अंदर भी देखते हैं कि जो जिम करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर से वहाँ पर वो भी कमर दर्द को बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा फ़ोन का जो एक कल्चर आ गया, लोग झुककर बस फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, इससे भी मेरे ख्याल से जो है कमर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती ही होगी। इसको लेके क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। जो जिम के लिए आपने पूछा, जिम एक ऐसी चीज, जिम में बहुत लोगों को सडनली कमर दर्द भी डेवलप हो जाता है। तो जो लोग ने नया जिम ज्वाइन किया है, उनको चाहिए कि अपना मसल का स्ट्रेंथनिंग धीरे धीरे करें और धीरे धीरे वेट्स को बढ़ाएं। ये नहीं कि एक दिन गए और आपने अचानक उठा लिया वजन, और इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो सडनली उसमें इंजरी हो जाएगी, टीयर हो जाएगा, स्पाज़म हो जाएगा, और वो दर्द काफ़ी दिन तक बना रहेगा और आप परेशान रहेंगे। तो जो लोग जिम जाते हैं उनको ज़रूरी है कि अपने वेट लिफ्टिंग को धीरे धीरे बढ़ाएं। कोशिश करें कि पहले कार्डियो पे ध्यान दें, फिर बॉडी के लिम्ब मसल्स पे ध्यान दें और कोर मसल्स पे ध्यान दें। तो जब तक आपकी कोर मसल्स बॉडी की स्ट्रांग नहीं होती, तब तक वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, और अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो अंडर सुपरविजन करें। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारा मोबाइल वाली प्रॉब्लम से आजकल बहुत लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या गर्दन की दर्द की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, और ये बस इसीलिए है कि हम काफ़ी देर तक अपने सर को नीचे झुका के रखते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये एक रॉन्ग हैबिट है। कोशिश कीजिए कि अगर आप लेट के कर रहे हैं तो ऊपर रखिए, रादर देन पिल्लो लगा के आप काफ़ी देर तक अपने गर्दन को झुका के जो काम करते हैं, इसको अवॉइड करना है। फ्रीक्वेंट अगर आपको ये दर्द हो गया है तो गर्दन की कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो कीजिए।
तो ग्वालियर से एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अपना सवाल पूछिए। जी श्री राम जी। हाँ, ये मेरी तो रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ गई है। रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ गई, पूरी मतलब सीधी हो गई है। उसमें मूवमेंट नहीं होता है, जितनी बातें हैं। उम्र क्या है करवट नहीं ले पाती। पेशेंट की? उम्र क्या है? 42। और मेल है फीमेल है? मेल फीमेल आप अपनी बात करें किसी और के लिए? मेल। अच्छा, देखिए कमर में स्टिफनेस आना ये एक काफ़ी कॉमन टाइप का आप एक सिम्टम बता रहे हैं। स्टिफनेस आना कॉमन है, ये एक दर्द को भी लोग स्टिफनेस बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं जो कि जॉइंट के डिसऑर्डर्स होते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन या सूजन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से स्टिफनेस आती है। तो अगर आप जॉइंट स्टिफनेस की बात कर रहे हैं तो वो कुछ आर्थराइटिस वाली बीमारियां या वात वाली बीमारियां होती हैं जिसके साथ हमको स्टिफनेस आती है। अगर आप बैक की स्टिफनेस बोल रहे हैं सिर्फ और अदरवाइज आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली है तो फिर वो यूजुअली मसल स्पाज्म एब्नॉर्मल पोस्चर्स की वजह से होता है, एब्नॉर्मल काम की वजह से होता है। तो हमको इन दिनों को डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो कोशिश करेगा इसमें डिफरेंशिएट करने की, थोड़ा सा एग्जामिन करेगा कि आपको प्रॉब्लम मसल की है कि आपको प्रॉब्लम जॉइंट की है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। जैसे कि अभी बात कर रहे थे कॉलर से, डॉक्टर साहब आपने पूछा मेल है कि फीमेल है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया क्योंकि बचपन से हमने भी देखा कि जो मम्मी होती हैं या दादियाँ होती हैं सबसे पहले कमर को ही पकड़ के वो शुरू हो जाते हैं, भाई कमर से नहीं झुका जाता, कमर में बहुत दर्द है। तो ये पाया गया है कहीं ना कहीं कि महिलाएं ज्यादा ग्रसित होती हैं कमर से दर्द से। तो इसको लेकर कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। तो कुछ तरीके के डिसऑर्डर्स या बीमारियां होती हैं जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं और फीमेल्स में नहीं, और कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। तो 45-50 की उम्र तक पहुंचने के बाद, स्पेशली महीना जो होता है वो बंद होने के बाद, हमारे लेडीज़ में कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे कि उनकी रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। और रीढ़ की हड्डियां नहीं, शरीर की लगभग सारी हड्डियां, स्पेशली जो मेजर जॉइंट्स हैं जैसे कूल्हे की हड्डियां और हाथों की हड्डियां, तो उनको इसीलिए दर्द बैठ जाता है, फ्रैक्चर होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं, दर्द के झुक भी जाती हैं यही सब क्योंकि छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं और कुबड़ निकल आता है। जी। आपने ये नहीं देखा होगा कि एडल्ट्स में या मेल्स में वो कुबड़ नहीं निकलता है, लेडीज में ही होता है क्योंकि वो टिपिकल देखा है कि वो झुक रहे होते हैं ना, तो मतलब और लेडीज ज्यादातर देखी जाती हैं कि जो उनकी कमर झुक जाती है। जी। तो उसका रीजन यही है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना हो जाती है लेडीज में। तो ये उनका कारण है। और कुछ बीमारियां जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैंने पूछा क्योंकि मेल्स में स्पेशली 20 से 30 साल की उम्र में मेल्स को एक प्रॉब्लम होने लगती है जो यूजुअली जेनेटिक होती है, जिसमें इस तरीके की स्टिफनेस की प्रॉब्लम प्राइमरली वो कंप्लेन करते हैं। इसके लिए मैंने इनसे उम्र भी पूछी और ये वो जेंट्स हैं या फीमेल है पूछा। जी चलिए डॉक्टर पंकज साहब, जानते हैं कि कमर दर्द के लिए किस तरह की जांचें करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जी सो जो कॉमनली हम यूजुअली हम लोगों को ज़रूरत नहीं रहती है। अगर कोई आदमी हमारे पास आया है 5-10 दिन की कमर दर्द लेके और वो दर्द पैरों में नहीं जा रहा है, बस लोकल है, बहुत सीवियर नहीं है, टॉलरेबल है, तो फिर हमको कोई उसके लिए ज़रूरत नहीं है कोई जांच करने की। यूजुअली ये फिजियोथेरेपी और ओवर द काउंटर या हमारे लिखे हुए दवाइयों से वो आराम हो जाता है। अगर ये दर्द कंटिन्यूस बना रहता है या बहुत सीवियर हुआ है या ये पेन सडनली आपके पैरों में जाने लग गया है, आपके लैट्रिन पेशाब में तकलीफ आने लग गई है, आपके पैरों में इतनी वीकनेस हो गई है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपके पैर झूल गए हैं, तो फिर हमको जांचें करानी पड़ती है। तो मोस्ट कॉमनली जो इजीली अवेलेबल जांच होती है वो है एक्सरे। बट एक्सरे सिर्फ हमारी हड्डी को देखता है और हमारे कमर में सिर्फ हड्डी नहीं है, कमर के हड्डी के साथ साथ वहाँ पे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडॉन्स हैं, मसल्स हैं। तो फिर जो बेस्ट जांच होती है कमर के लिए, अगर हमको एक्सरे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो है एमआरआई। हम लंबोसैक्रल स्पाइन कराते हैं जिसमें हमको कमर में क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली, कहाँ पे कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है वो पता चलता है और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
सीटी स्कैन भी लोग कुछ कराते हैं, स्पेशली अगर एमआरआई किसी कारणवश नहीं कराया जा पा रहा है या डॉक्टर को लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बोन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सीटी स्कैन हेल्प करता है। कई बार आप देखेंगे डॉक्टर्स नर्व कंडक्शन या ईएमजी करके हैं जांचें वो कराते हैं, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सी मसल या कौन सी नस में खराबी है। तो इस तरीके से ये कॉमन टेस्ट हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट जैसे विटामिन डी के लिए कई बार आप टेस्ट करवाते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जेनेटिक, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या घुटने वात की बीमारियों के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर हमको लग रहा है कोई इन्फेक्शन है तो हम और भी ब्लड के काउंट्स या ईएसआर करके कुछ टेस्ट हैं वो करवाते हैं। तो ये हमारे कॉमन टेस्ट हैं जो हम कमर दर्द के लिए कराते हैं। और चलिए अब हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन वर्ड जो कि कमर दर्द से ही जुड़ा है, जिसका नाम है साइटिका। आखिर ये क्या होता है, ये क्या बला है, जानते हैं हम डॉक्टर साहब से। जी जो साइटिका है ये लेमैन टर्म है कमर दर्द के लिए। वो कमर दर्द जिसमें आपका दर्द कमर से स्टार्ट होके कमर में पैरों में जा रहा है। तो जो कमर दर्द जिसमें एक नस दब रही है रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम की वजह से और वो नस पैर में जा रही है, तो वो अपने साथ कमर के दर्द को पैरों में लेके चली जाती है। तो इसे हम साइटिका बोलते हैं और ये इसको हम इंग्लिश में रेडिकुलोपैथिक पेन बोलते हैं। तो साइटिका थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कमर दर्द जिसमें नसों का प्रॉब्लम हो रहा है वो है, और कुछ नहीं। और चलिए हमारे साथ ग्वालियर से एक कॉलर जुड़ी है नगमा, उनसे हम बात करेंगे। जी सवाल पूछिए। हेलो जी बताएं। जी नमस्ते सर। बताएं। नमस्कार। ये मेरी कमर में ना रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा देर बैठने से, ज्यादा देर बैठ के भी काम नहीं कर पाती, ज्यादा देर खड़े होकर भी काम नहीं कर पाती। चुभन टाइप का दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, बीचों बीच बिल्कुल नीचे। आपकी उम्र क्या है मैडम? मेरी उम्र 35। ठीक है। तो आप काम क्या करती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। तो अगर आपका दर्द कमर में ही है, कमर दर्द कहीं नीचे नहीं जा रहा है, पैरों में नहीं जा रहा है और ये सिर्फ काम करते वक्त बढ़ता है, तो वो यूजुअली मसल स्पाज़म की वजह से होता है। आपकी उम्र में आपको चाहिए कि कुछ योगा वाली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो शुरू करें, और जब भी आप कोई काम करती हैं तो उसमें ब्रेक्स लें। कंटिन्यूस घंटों तक आप किचन में खड़े ना रहें और कोशिश कीजिए कि जो आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करती हैं उसमें बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज को शामिल करें। मुझे लगता है इतने को करेंगे आप तो आपका दर्द कम हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे साइटिका के बारे में। डॉक्टर साहब ने बताया कि आखिर साइटिका होता क्या है, लेकिन अब अगर बात करें इसके इलाज के लिए तो फिर वो कैसे होगा वो भी हम जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सबसे जो भी पेशेंट्स हमारे पास कमर दर्द के आते हैं उनका इलाज हम अगर बांटा जाए तो मोटा मोटी 4 तरीके से करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी। तो एक्सरसाइजेस और अगर हमको टेम्पररी कुछ सिकाई की ज़रूरत पड़ रही है तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी, ये दवाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका दर्द जिसमें लोकल कोई बहुत तकलीफ़ वाला दर्द नहीं है और अगर तकलीफ़ है भी तो फिजियोथेरेपी से स्टार्ट करें। अगर फिजियोथेरेपी से आराम हो गया है तो फिर हमको कई बार दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि हम दवाइयाँ शुरू करते हैं जिससे कि फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर पाएँ और धीरे धीरे सिर्फ फिजियोथेरेपी पे शिफ्ट हो जाएं। तो फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ जो हम लिखते हैं ये यूजुअली दर्द की दवाइयाँ रहती हैं। कुछ होती हैं जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक सेफली बिना लीवर किडनी के नुकसान के दे सकते हैं। कुछ होती हैं जो हम टेम्पररली देते हैं जिसको लंबे समय तक नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरीके से दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपका दर्द साइटिका का है जिसमें आपका दर्द पैरों में जा रहा है या आपको इतना प्रॉब्लम हो रही है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, तो कई बार हम लोकल इंजेक्शंस कमर में दे सकते हैं जिसके वजह से आपका ये दर्द कम हो जाएगा, आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन ये वाला जो इंजेक्शन देके कमर में जो इलाज दिया जाता है, सारे पेशेंट्स ये इलाज नहीं करा सकते। ये डॉक्टर डिसाइड करता है आपका एमआरआई होने के बाद कि वो इंजेक्शन वाला दर्द के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं। और फाइनली अगर आपकी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो उसके लिए सर्जरी होती है, और वो सर्जरी यूजुअली आजकल दूरबीन से होती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरीके से ये जो दर्द है बढ़ता है, इसके पीछे कारण क्या है, इलाज क्या हो सकता है। लेकिन छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। तो डॉक्टर पंकज अब हमें बताएंगे कि संदेश, इसको मानेंगे कि एक संदेश के तौर पर हम लेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हों कि जिनका ख्याल हम रखें और अपनी कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को हम स्वस्थ रखें। जी, थैंक यू। जो सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश मैं देना चाहूँगा कि अपने पोस्चर को संभालें, अपने को सीधा बैठने की आदत डालें, अपने को स्लाउच ना करें, इस तरीके से झुक के ना बैठा करें। उसके बाद अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें, अपने आप को उठें, अपने को स्ट्रेचिंग करें, एक बार लेफ़्ट में, एक बार राइट में, एक बार आगे, एक बार पीछे, और ये दिन में कई बार रिपीट करते रहें। और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वेट ना बढ़ने दें, सुबह शाम व्यायाम करें, अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, झटकों को अवॉइड करें और हेल्दी खाना खाएं। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको सडनली, जो मैंने आपको कुछ रेड फ्लैग्स डिस्क्राइब किए, अगर आपको सडन कुछ पेन्स हुए हैं और उसके साथ कुछ सिम्टम्स आए हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, बैक दर्द के साथ साथ कुछ और नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को मिलें, घर पे इलाज ना करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर पंकज सिंह ने हमारे साथ कमर दर्द के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर मिले होंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।